नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अपने रेजोल्यूशंस तय करिए और साथ साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आप भी अपने देश को सर्व कर सको। चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं। नरेंद्र मोदी पिक्स अगस्त 14 टू रिकॉल पार्टीशन ट्रॉमा। आपको पता है कि हमारी आज़ादी से पहले ये जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और जो पाकिस्तान बना था उसमें बहुत सारे लोगों की जानें, रेप्स, जितने प्रकार के क्राइम हो सकते हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, सब हुए थे यहाँ पे। तो इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे बोला है। तो इस पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के दिन हम लोग उस पेन को याद करेंगे, उस दर्द को याद करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे जो इंडियंस ने सहा है पार्टीशन के दौरान। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पे क्या लिखा प्रधानमंत्री जी ने? पार्टीशन पेन्स कैन नेवर बी फॉरगेटन। मिलियंस ऑफ आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स वर डिस्प्लेस्ड and many lost their lives due to mindless hate and violence. In memory of the struggles and sacrifices of our people, 14 अगस्त will be observed as Partition Horrors Remembrance Day. तो भाई हम लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि भाई पार्टीशन के चलते, इस हिंदू मुस्लिम क्राइसिस के चलते कितना बवाल हुआ है, कितना वायलेंस हुआ है, कितना आप कह सकते हैं घृणित क्राइम हुए हैं। तो इसीलिए आप देखो कि हमारे देश के अंदर सोशल डिवीजन ना हो, रिमूविंग द पॉइजन ऑफ सोशल डिवीजन, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और इसीलिए 14 अगस्त को मनाया जा रहा है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। तो यहाँ लिखा हुआ मे द पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ये इसको हैशटैग के साथ लिख रखा है, कीप रिमाइंडिंग अस द नीड टू रिमूव द पॉइजन ऑफ सोशल डिवीजन। ठीक है भाई। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन भी इशू किया है डिक्लेयरिंग 14 अगस्त एज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। और ये कब आया है? ऑन द ईव ऑफ 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। 1947 में आज़ाद हुए हम और अगले साल है 2022, 75वीं वर्षगांठ होगी हमारी आज़ादी की। और आप कह सकते हो कि अमृत महोत्सव, मतलब ये जो 75वीं वर्षगांठ है हमारी आज़ादी की, इसके लिए एक ईयर लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स प्लान आउट किए गए हैं जो कि अगले पूरे साल में होते रहेंगे इन अ रन अप टू आवर 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो भाई आपको पता ही है, पढ़ाई है मैंने आपको, और वैसे भी आपको मालूम होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का पार्टीशन 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बने थे। एक था डोमिनियन ऑफ इंडिया जो कि आज की डेट में कहलाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और एक है डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान जो कि आज की डेट में कहलाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सिंस 1956। मतलब उन्होंने अपने देश को धर्म के आधार पर बांटा है और हमने अपने देश को सेक्युलर प्रिंसिपल्स के आधार पर बांटा है। और यही फर्क आप समझ सकते हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बांग्लादेश को बोला जाता है पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मतलब सब कुछ धर्म के नाम पे होगा, तो धर्म के नाम पे माइनॉरिटीज को मार देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। तो जब पार्टीशन हुआ था तो इंडिया की 2 बड़ी प्रोविंसेस को बांटा गया था। एक तो बंगाल प्रोविंस को, तो ईस्ट बंगाल आपका पाकिस्तान बना, सॉरी ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, बाद में बांग्लादेश बन गया। और पंजाब में जो वेस्ट पंजाब वाला हिस्सा था वो आपका पाकिस्तान बन गया था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी बटी थी, रॉयल इंडियन नेवी बटी थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, रेलवे, ट्रेजरी, इनफैक्ट उस समय सब कुछ ही बट गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू ये सब पूरा कुछ हुआ था। जनरल स्टडीज पेपर 1 में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर सकते हैं। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया हो तो, और करना चाहें तो। और harshitdivedi.com पे डेली बेसिस पे जाके आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो प्रवीण पनवार ने हमको ज्वाइन किया है, चीनू मनसेथ ने हमको ज्वाइन किया है, अतीत सोलंकी ने हमको ज्वाइन किया है, फिर प्रतीक कुमार कुशवाहा ने हमको ज्वाइन किया है, विष्णु प्रताप ने हमको ज्वाइन किया है, जहांगीर अली ने हमको ज्वाइन किया है। जहांगीर अली का ये 3rd मंथ है एज अ मेंबर, तो वेलकम बैक जहांगीर अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। और गोविंद सिंह डाबी ने हमको ज्वाइन किया। तो गोविंद सिंह डाबी, जहांगीर अली, विष्णु प्रताप, प्रतीक कुमार कुशवाहा, अतीत सोलंकी, फिर चिनू मनसेथ एंड प्रवीण पनवार, आई वेलकम यू बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। और स्पेशल थैंक्स टू जहांगीर अली 3rd मंथ एज अ मेंबर। जो रिकरिंग ज्वाइन करते हैं दे आर स्पेसिफिकली हेल्पफुल, और जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप एक बार भी ज्वाइन करते हो तो इट्स डेफिनेटली अ बिग हेल्प टू मी, इट्स अ बिग हेल्प इन सस्टेनिंग माई सेल्फ इन दिस ऑनलाइन फील्ड जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव हो चुका है। सो थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं अपने बाकी लेक्चर्स की। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज से शुरू करते हैं। 4 more इंडियन वेटलैंड्स एडेड टू रामसर साइट्स। देखिए इंडिया ने 4
और रामसर साइट्स को अपनी रामसर कन्वेंशन में लिस्ट करवाया है। 2 हरियाणा से हैं, 2 गुजरात से। इनको वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया अंडर रामसर कन्वेंशन। एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव हरियाणा में, एक है भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर हरियाणा में, और थोल और वधवाना ये गुजरात से। अगर आप रामसर कन्वेंशन की बात करो तो रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। और 2 फरवरी 1971 को जो ईरानन सिटी है रामसर की, वहां पे इसको साइन किया गया था। कैस्पियन सी पे है ये ईरानन सिटी रामसर की। आप देखोगे तो 1 फरवरी 1982 को ये इंडिया के लिए फोर्स में आई। अगर आप देखो तो पिछले साल ही 10 मोर वेटलैंड साइट्स फ्रॉम इंडिया को रामसर कन्वेंशन में लिस्ट किया गया है एज साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और इस साल 4 और साइट्स को यहाँ पे लिस्ट किया गया। वेटलैंड्स के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक और बात बता दूँ, 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो इट मार्क्स द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से इस साल इसका थीम है वेटलैंड एंड वाटर। मतलब कुल मिला के वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर की क्राइसिस को लोगों के सामने एक्यूट फॉर्म में ले जाने के लिए, मतलब लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए कि वाटर की क्राइसिस बहुत बड़ी है, आप संभाल के इस्तेमाल करिए, इसलिए वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, नेचुरल वेटलैंड्स क्या होते हैं, दे आर परमानेंटली और सीजनली सैचुरेटेड इन वाटर, और ये हैबिटेट बनाते हैं इक्वेटिक प्लांट्स के लिए। इनके अंदर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर होते हैं। धीरे धीरे आप कह सकते हो कि ये वेटलैंड्स अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, और एक्सट्रीम फ्लड्स या ड्रॉट में ये वेटलैंड, फ्लड्स में वेटलैंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं और ड्रॉट में एक्सेस पानी अवेलेबल करवाते हैं। आप देखोगे इंडिया में, साउथ एशिया में सबसे मैक्सिमम वेटलैंड है। टोटल 7.7 लाख वेटलैंड्स हैं इंडिया में, जो कि कंट्री का 4.6% ज्योग्राफिकल एरिया है अकॉर्डिंग टू एनजीओ वेटलैंड इंटरनेशनल। जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट और कंजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सॉरी। तो भैया ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इनके मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मिले हैं, ब्राजील के, रशियन फेडरेशन के, चाइना के, साउथ अफ्रीका के और इंडिया के तो होंगे ही। और इन्होंने एक थीम के ऊपर बात की है। थीम क्या है, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ये जो 2030 का यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसमें क्या बताया गया है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, दे आर वेल पोजीशन टू टेक अ लीडिंग रोल इन हेल्पिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो 2030 के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट हैं हंगर और पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के, उसको पूरा करने के लिए अगर ये ब्रिक्स कंट्री एग्रीकल्चर के फील्ड में कोऑपरेट करती हैं तो काफ़ी कुछ कर सकती हैं। तो क्या कर सकती हैं, तो इन कंट्रीज़ में एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर रिसर्च बेस है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकती हैं। लैब से लैंड तक इस टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना, एग्रो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ करना, इन सब चीज़ों की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर आप बात करो ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इसको इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है टू प्रमोट कॉपरेशन इन एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक्सटेंशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। इंटेंशन क्या है इस ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म का, तो इंटेंशन यही है कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के को इम्प्रूव किया जा सके और उनका ग्राउंड लेवल पे एप्लीकेशन किया जा सके प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स और प्रोसेसर्स की मदद करने के लिए। तो इस न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, ब्रिक्स के लीडर्स, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स ने मिलकर आपस में बातचीत करी है कि कैसे एग्रीकल्चर में R&D और हंगर और फूड सिक्योरिटी को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। UN 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इरेडिकेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी में भी ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स इस प्रकार के काम करते हैं। अच्छा, ये जो ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म है ना, इसको इंडिया ने डेवलप किया है टू प्रमोट कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सटेंशन, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब वो अलग बात है कि रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज हमको आसानी से कोई टेक्नोलॉजी देंगी नहीं, भले हम कितने भी प्लेटफॉर्म बना दें। ब्रिक्स की बात की जाए तो कौन कौन सी कंट्रीज में है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 2009 से ये लोग फॉर्मल समिट्स पे जो इनके लीडर्स हैं वो मिलते रहते हैं। जो सबसे लेटेस्ट समिट थी वो 17 नवंबर 2020 को होस्ट की गई थी, वर्चुअली होस्ट की गई थी। ये जो मीटिंग थी 17 नवंबर 2020 की, इसको रशिया ने होस्ट किया था वर्चुअली। जनरल स्टडीज पेपर 2 में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वाड इंक्लूड्स ताइवान स्ट्रेट इन टॉक्स। देखिए, रिसेंटली ताइवान ने चाइना को इर्क कर दिया है। क्यों इर्क कर दिया? देखिए, चाइना हर ही बात से इर्क होता रहता है। ये जो कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग की जो 4 मेंबर्स हैं, कौन 4 हैं आपको पता ही है, जापान, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने अपनी बातचीत करी
और बातचीत में उन्होंने बोला कि भाई ताइवान स्ट्रेट में पीस और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ताइवान स्ट्रेट क्या है, तो ये चाइना है और यहाँ पे ताइवान है, तो बीच से जो वाटर बॉडी निकल रही है ताइवान स्ट्रेट है। ठीक है भाई, तो इस ताइवान स्ट्रेट के मिड में एक इमेजिनरी लाइन है, उसके ईस्ट का इलाका ताइवान का समझा जाता है और वेस्ट का इलाका चाइना का समझा जाता है। लेकिन चाइना का ये बोलना है कि पूरा ताइवान हमारा है और कभी ना कभी हम इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। आपको पता है कि जब चाइना में सिविल वॉर हुआ था, जब ये सिविल वॉर खत्म हुआ था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चाइना मेनलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था और कोमिंटांग पार्टी कियांग चाई शेक की वो भाग के ताइवान पे चले गए थे। पहले चियांग चाई शेक की जो कोमिंटांग पार्टी थी, इसी का मेनलैंड चाइना के ऊपर कब्जा था, लेकिन बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने उनको भगाया और माओ जेडोंग बन गए राजा आपके चाइना के। तब से ताइवान अपना अलग एडमिनिस्टर हो रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे। आप मुझे ये बताइए कि क्या ताइवान ओलंपिक्स में एज अ सेपरेट कंट्री कंपीट करता है? और अगर ताइवान ओलंपिक्स में एज अ सेपरेट कंट्री कंपीट करता है तो कौन से नाम से कंपीट करता है? ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताओ। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है, रिसेंटली ओलंपिक्स हुए तो मैंने एक कंटेक्चुअल सवाल आपसे पूछ दिया। तो अब देखिए, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग में ताइवान स्टेट में पीस और स्टेबिलिटी की बात की गई और उसके बाद ताइवान ने थैंक यू बोल दिया क्वाड को, ताइवान को टॉक्स में लाने के लिए। खास बात यह है कि यूएस बहुत लंबे समय से चाइना के प्रो रहा है ताइवान की फॉरेन पॉलिसी को लेके, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ताइवान स्टेट को एक फ्रिक्शन पॉइंट बना दिया है चाइना के साथ। चाइना का क्या बोलना है, ताइवान हमारा है। यूएस बोलता है कि यूनिलैटरल यूज ऑफ पावर को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो खास बात यह है कि यूएस ने जापान के साथ और साउथ कोरिया के साथ ताइवान स्ट्रेट को अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट्स में कहने में सक्सेसफुल रहा है। इंडिया ने ताइवान के मुद्दे को अभी ओपनली इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हमको अपने देवसांग प्लेन्स में जो स्टैंड ऑफ है उसको अभी भी सॉर्ट आउट करना है। हमें देवसांग प्लेन से जो लगभग 900-950 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी है, वहां से चाइना को अभी ढकेलना है। मैंने आपको दिखाया काराकोरम पास के वो है, सियाचिन ग्लेशियर का एक्सेस मिल जाएगा अगर ये देवसांग के प्लेन वाला इलाका चाइना कब्जा कर लेता है, तो बहुत पास पहुंच जाएगा वो सियाचिन ग्लेशियर के। ठीक है, कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप कश्मीर की बात करो तो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर और नीचे की तरफ कारगिल है, यहाँ से NH1 निकलता है और यहीं पे आपका जो टाइगर हिल है और .48 से पीक 4875 है, इसके ऊपर कब्जा करते करते कैप्टन विक्रम बत्ता की जो कहानी है वो मैंने कल आपको एक वीडियो बना के बताई है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ओवरऑल इंडिया ड्यू टू स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स अभी ओपनली चाइना को पुशबैक नहीं कर रहा है ताइवान के मुद्दे को लेके, लेकिन इंडिया को भी लॉन्ग टर्म में पता चल चुका है कि चाइना इज नॉट अ डिपेंडेबल पार्टनर। अब अगर आप बात करो तो G7 समिट में भी रिसेंटली, जिसको वर्चुअली अटेंड किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वहां पे भी आप देखोगे कि ताइवान की बात की गई। तो ओवरऑल ताइवान के मुद्दे पे चाइना को अगर पुश बैक नहीं कर रहा है ना, तो सीधे सीधे चाइना को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है इंडिया ने अपने जितने भी ऑप्शंस हैं वो ओपन करके रखे हुए हैं। क्वाड चाइना के अगेंस्ट काउंटर मेजर करने के लिए ताइवान को एक स्ट्रेटेजिक मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ताइवान के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो यूएसए बड़ा समर्पित है। कल की डेट में मान लो चाइना ताइवान के ऊपर अटैक भी कर देता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यूएस बचाने आएगा, समझ गए। इनफैक्ट चाइना बहुत सी जगहों पे अग्रेसिवली एक्ट कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो, मैकोंग, हिमालयस, ताइवान स्ट्रेट, इन जगहों की अगर आप बात करो। रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना ने एरियल इंक्लूजन्स की हैं ताइवान की टेरिटरी में। 28 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑफ चाइना इनकी टेरिटरी से उड़ते हुए गए। अब चाइना भी बड़ा शाना है, चाइना इंतजार करता है कि ताइवान को एक एडवर्स स्टेप ले। अगर इन 28 में से एक भी मिलिट्री प्लेन के ऊपर ताइवान ने कुछ दाग दिया होता तो चाइना को मौका मिल जाता ताइवान को कब्जाने का। अभी के लिए चाइना के पास मौका नहीं है। अब आप बोलोगे सर चाइना के बगल में ताइवान छोटा सा है, कब्जा क्यों नहीं लेता, इतनी लड़ाई क्यों चल रही? तो देखिए, अगर कल की डेट में मान लीजिए ताइवान के ऊपर इलीगली कब्जा कर लेता है चाइना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओवरऑल अगर यूएसए डायरेक्ट वॉर नहीं भी करता है चाइना के साथ इस चीज को लेके, तो चाइना के अगेंस्ट इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ेगा। चाइना पे बहुत अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस लग सकते हैं। चाइना के साथ अपनी ट्रेड रिलेशनशिप्स को बहुत सारी कंट्रीज रद्द कर सकती हैं। तो एक ताइवान के इलाके के ऊपर कब्जा करने के लिए चाइना इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग की बात की जाए तो 4 कंट्रीज हैं। इस डायलॉग को 2007 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे ने इनिशिएट किया था। उस समय पे यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट थे डिक चेनी, जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड और हमारे मनमोहन सिंह साहब ने मिल के इसके ऊपर बातचीत करी थी
और उसी समय एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी जिसका नाम था एक्सरसाइज मालाबार। हालांकि स्क्वाड के मीटिंग के बाद चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट को भी लॉन्च किया था। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर 7.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स हेती। हेती अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है। क्यों न्यूज में रहा है हेती? क्योंकि हेती के जो प्रेसिडेंट थे ना, जोवेनेल मोइस, उनको रिसेंटली मार दिया गया था और हेती पॉलिटिकल केओस में चला गया था। ऑलरेडी हेती में हालत खराब है प्रेसिडेंट असैसिनेशन के चलते। वहां पे पॉलिटिकल स्टेलमेट हो रहा है, सरकार बनाना मुश्किल हो रहा है, कोविड की क्राइसिस, फूड इनसिक्योरिटी, ये सब कुछ है। अब यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया, जिसके चलते अभी सुनने में आया कि 227 लोग मरे। हो सकता है ये नंबर आगे बढ़े। जो अभी के प्राइम मिनिस्टर है एरियल हेनरी साहब, इन्होंने बोला कि हम एड भेज रहे हैं वहां पे, टाउन्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, हॉस्पिटल्स पेशेंट से भरे हुए हैं। ये जो एपी सेंटर है इस अर्थक्वेक का, दिस इज 125 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कैपिटल पोर्ट ओ प्रिंस। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बोला है, बताया गया कि काफी तगड़ा डैमेज हुआ है। इससे पहले भी हेती में एक मेजर अर्थक्वेक आया था 2010 में 7 मैग्नीट्यूड का। उस समय पे ऐसा बोला गया था कि लगभग 3 लाख लोग मरे थे और 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोग अफेक्ट हुए थे। 2.5 लाख रेजिडेंसेस और 30,000 कॉमर्शियल बिल्डिंग्स उस समय पे पूरी तबाह हो गई थी। अभी हेती नेशनल डेब्ट में भी है। उसकी ट्रेड पॉलिसीज दूसरे कंट्रीज के प्रति आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा अलग सी हैं, नॉट फेवरेबल टू ट्रेड। फॉरेन इंटरवेंशन होता है उसके नेशनल अफेयर्स में, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, हाउसिंग कंडीशंस बहुत ख़राब है और डिजास्टर के चलते ये डेड टॉल, ऊपर से कोविड-19 पैंडेमिक, ऊपर से प्रेसिडेंट का असैसिनेशन, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है हैती के। अगर आप हैती की लोकेशन देखेंगे तो मैं इस नक्शे में दिखाता हूँ, ये कैरेबियन दिख रहा है आपको। कैरेबियन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो तो यूएस का फ्लोरिडा स्टेट नजर आ रहा है, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। नीचे आएंगे तो आपको हवाना क्यूबा नजर आ जाएगा। उसके और नीचे आएंगे ना तो आपको ये पूरा का पूरा एक आइलैंड दिखेगा जिसपे आपको हैती ये कंट्री दिखेगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है और इस सवाल का आंसर मैं पहले अपनी वीडियोस के थ्रू दे चुका हूँ। ये जो पूरा आइलैंड आपको दिख रहा है ना, ये पूरा आइलैंड, इसका नाम क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस पूरे आइलैंड का नाम क्या है, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जीएस पेपर 3 डिजास्टर और जीएस पेपर 1 में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। हैव अ ग्रेट डे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए। ज्वाइन बटन इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट यू टू क्लिक द ज्वाइन बटन और वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। गुड बाय।